हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना शर्मा अपनी चैनल शिक्षा विद अर्चना में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कान्या का गीत। कान्या का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसमें सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है कान्या, जो अपने पिता के साथ भारत विजय अभियान पर आई है और भारत की प्राकृतिक सुषमा शोभा को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर वह बरबस ही आकर्षित हो उठती है और वह भारत को अपना देश मान बैठती है। और उसके मुंह से निकलता है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कान्या कहती है कि यह जो भारत देश है ये मधुरमा और लालिमा से युक्त है। यहाँ पर आने वाले दूर दूर से लोगों को भी, अनजाने लोगों को भी सहारा मिलता है, अपनापन मिलता है और ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ दूर धरती और गगन आसमान आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, रस से भरे हुए जो कमल के गर्भ में एक कांति सी, एक आभा सी निकल रही है और वह चमक जब तरु शिखा पेड़ों की चोटी पर, यानी पेड़ों की, वृक्षों की फुनगी पर पड़ती है तो वह इस चमक इस तरह से वापस धरती पर गिरती है जैसे लगता है छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। वह चमक धरती पर, हरियाली पर गिर पड़ती है और वह ऐसे लगता है कि मानो प्रकृति देवी ने मंगल कामना हेतु कुमकुम बिखेर दिया हो। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कवि प्रसाद जी आगे कहते हैं कि छोटे इंद्रधनुषी पंखों को फैलाकर, शीतल ठंडी सुगंधित हवा के सहारे पक्षी जिस और मुंह करके उड़ते हैं, अपना प्यारा घोंसला समझकर वह देश भी भारत ही है। अर्थात न सिर्फ भारतीय या भारत देश जो है अनजाने लोगों को अपना बनाता है, वरन यहाँ पर पशु पक्षी भी जो हैं वह उसको अपना समझ मान बैठते हैं। जैसा कि यहाँ पर इशारा किया गया है साइबेरियन बर्ड्स का, जो कि बहुत दूर देशों से उड़ते हुए आते हैं भारत में, कुछ समय व्यतीत करके चले जाते हैं। इसके यहाँ पर हम जो भाव लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण प्रसाद जी ने किया है। इससे पहले आपको पता है कि संदर्भ हमें कैसे लिखना होता है, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि अपनी पुस्तक का नाम अंतरा भाग 2 से लिया गया है, प्रस्तुत संदर्भ और इसके रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, और जो हमारा ये कविता है या पाठ है वो है हमारा कान्या का गीत। ये तीन जो है हमने याद रखने हैं हमेशा संदर्भ में, और प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर जो सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है वो किस तरह से अपने पिता के साथ भारत विजय अभियान पर आई है और भारत की प्रातःकालीन सुषमा उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो उठी है और वह दिल से भारत को अपना देश मान बैठती है। इसके बाद हमने आपको व्याख्या समझा दी।
अब हमने थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाव हमारा रहेगा कि यहाँ पर प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, भारत की सुंदरता का, प्रातःकालीन सूर्य का और प्रातःकालीन जो उदित होने वाला सूर्य है वो किस तरह से वृक्षों पर पड़ता है, किस तरह से मैदानों पर पड़ता है, उसका चित्रण प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। आइए अब इसका हम कला पक्ष देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रस देखेंगे, शांत रस। उड़ते खग में यहाँ पर जो लाक्षणिक प्रयोग है, साथ ही यहाँ पर हम तीसरा पंक्ति कहेंगे कि राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया गया है। पूरी की पूरी कविता जो है वो गाई जा सकने वाली है, तो गीतात्मकता का प्रयोग किया गया है। समीर सहारे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाचल। बरसाती आंखों के बादल, प्रसाद जी कहते हैं कान्या के माध्यम से कि यहाँ के लोगों की आंखों में जिस तरह से बरसात के बादल में निरंतर जल भरा रहता है, उसी तरह से भारतीयों की आंखों में भी करुणा का जल निरंतर प्रवाहित रहता है। अर्थात भारतीय दूसरे के दुख को देखकर बहुत ही शीघ्र ही उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है और करुणा का जल उनकी आंखों में दिखाई देने लगता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। कहते हैं कि लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं वो दूर से चली आती हैं और भारत में अपना तट यानी किनारा पाकर यहीं पर शांत हो जाती हैं। अर्थात समुद्र भी यहाँ आकर शांति प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त अब आगे कहते हैं प्रसाद जी कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारे। उषा काल कहा गया है। प्रातःकालीन जब सूर्य उदित होता है तो लालिमा से युक्त आकाश होता है, उस समय को उषा काल कहा गया है। हेम कुंभ, हेम का अर्थ होता है सोना, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, यानी सोने रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका लेकर भरती ढुलकाती सुख मेरे, सुख रूपी जल को भरती है और ढुलकाती यानी उड़ेल देती है भारत देश पर। मदिर ऊँघते रहते, मदिर मस्ती से ऊँघते रहते हैं, अध निद्रा में सोने लगते हैं जब जग कर रजनी भर तारे। तारे जो हैं रात भर जब जागते हैं और अब वह मस्ती से ऊँघने लगते हैं, अर्थात सोने लगते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अब सूर्य उदय हो गया है, इसलिए तारे जो हैं वो अदृश्य होने लगे हैं। तो प्रातः काल का चित्रण बहुत ही सुंदर यहाँ पर कवि ने किया है। हमारा प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ भी वही रहेगा और हमने अब देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहले हम देखेंगे भाव पक्ष। प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि प्रसाद जी ने किया है। न सिर्फ प्रकृति का या प्रातःकालीन सौंदर्य चित्रण है, वरन यहाँ पर लोगों की के अंदर जो एक मानवीयता की भावना है, मनुष्यता की भावना है, उसका भी बहुत ही सुंदर प्रसाद जी ने वर्णन किया है। प्रसाद जी ने इसके अतिरिक्त यहाँ पर देश प्रेम और राष्ट्रीयता का भाव भी उनकी कविता में देखने को मिल रहा है। पूरी की पूरी कविता जो है वो संगीतात्मकता के गुण से भरी हुई है। गीतात्मकता भी है, संगीतात्मकता भी है। और कला में हम देखेंगे पक्ष में हेम कुंभ, कुंभ को सोने के घड़े के समान बताया गया, अर्थात सूर्य को भी घड़े के समान बताया गया। प्रातःकालीन जो सूर्य है वो सुनहरी रंग का चमकता हुआ, जिसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। जब जग कर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुख उड़ेलती,
और नींद की जो खुमारी में जो हमारे तारे हैं वो डूबने लगे हैं, अर्थात सोने लगे हैं, यहाँ पर उनका मानवीयकरण किया गया है। तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये इसका कला पक्ष था। पूरी कविता आपको समझ आई होगी और मैं आशा करूँगी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको लिखिए, सोल्व करने की आपकी मैं कोशिश करूँगी। अगली क्लास तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल है आइकन उसको ऑन कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।